स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस के अंदर दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे दो ऐसे वीर पुरुषों के बारे में दोस्तों, जिन्होंने अमीरों को लूटा था और गरीबों में बांटा था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे वीर पुरुष डुंगजी और जवाहर जी के बारे में, जिनको बाद में मतलब जो है लोक देवता के रूप में भी पूजा गया था दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, मतलब बात करेंगे काका भतीजे के बारे में, यानी कि डुंगजी और जवाहर जी रिश्ते में क्या लगते थे, एक दूसरे के काका भतीजा थे दोस्तों। यानी कि बाठोड़ पटोदा सिक्कर के सामंत ये थे दोस्तों, और बाद में बन जाते हैं दोस्तों, कालांतर में बन जाते हैं ढाकू। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके दोस्तों भूलिएगा नहीं, डुंगजी और जवाहर जी से रिलेटेड क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानेंगे कि डुंगजी जवाहर जी आखिर डाकू क्यों बने, और डाकू बनने के बाद में उनका सफर कैसा रहा, कहां कहां उनको कैद किया गया, और छूटने के बाद में उन्होंने कहां कहां तेल का मचाया दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये अंग्रेजों के बड़े खिलाफ थे दोस्तों, लेकिन गरीबों के मसीहा थे। ठीक है ना, इनको राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहा जाता था दोस्तों। जवाहर जी और डुंगजी को राजस्थान का मतलब इनको राजस्थान का या राजस्थान के और रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था दोस्तों। रॉबिन हुड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो निस्वार्थ भावना से कैसा भी कार्य करे, लेकिन गरीबों के वो मसीहा होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अमीरों को ये लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे दोस्तों। ठीक है ना, डुंगजी और जवाहर जी काका भतीजा ये होते हैं, और बाठौड़ पटोदा जो कि सिक्कर में पड़ता है दोस्तों, सिक्कर के ये मुख्य जागीरदार थे, लेकिन बाद में कालांतर में ये क्या बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं दोस्तों। क्या बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। और डाकू बनने के बाद ये मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बताकर लूटते थे दोस्तों। तो झुंझुनू में एक जगह पड़ती है, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है दोस्तों, कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि झुंझुनू में एक जगह पड़ती है रामगढ़, और रामगढ़ का एक गांव है जहां जिस गांव का नाम है सेठान गांव दोस्तों। इस सेठान गांव के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ढेर सारे सेठ लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं दोस्तों। तो एक बार डुंगजी जवाहर जी जो है रामगढ़ के सेठान गांव में एक किसी सेठ को बताते हैं कि भाई तू माल जितना भी है तेरे घर में वो तैयार रखना, हम लोग आ रहे हैं लूटने के लिए। मतलब ये बताकर लूटते थे दोस्तों, पहले ये बताते थे और फिर लूट करते थे। और ये भी कहते थे कि अगर पुलिस को खबर कर दिया, मतलब उस समय अंग्रेजी पुलिस थी दोस्तों, रेजिडेंसी थी, तो ये कहते थे अगर पुलिस को खबर कर दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ना, हम कुछ मतलब जो है कुछ अनहोनी नहीं करेंगे, केवल लूटेंगे। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब कुछ जो भी रकम होती है, सोने जेवरात है, वो लूट के जाएंगे, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन रामगढ़ का जो सेठ था दोस्तों, उसने क्या किया, अंग्रेजी पुलिस को खबर कर दी, और जैसे डुंगजी वहां पर लूट करने जाते हैं तो अंग्रेजी पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके उनको जो है आगरा के जेल में कैद कर देती है, आगरा के जेल में डाल देती है। किनको, डुंगजी को। अब दोस्तों डुंगजी और जवाहर जी दोनों अकेले नहीं थे, इनकी पूरी गैंग थी दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनके सहयोगी कौन थे। देखिए, डुंगजी जवाहर जी के सहयोगी थे लोहड़जी जाट। कौन थे, लोहड़जी जाट। कर्णाजी मीणा, दूसरा व्यक्ति कौन सा था, कर्णाजी मीणा, बालूजी नाई और साखूजी लुहार। ये कुछ मुख्य सहयोगी थे दोस्तों। हालांकि इनके अलावा भी कुछ और अहम लोग थे दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि इनकी पूरी गैंग थी दोस्तों। इनकी पूरी क्या थी, गैंग थी, लुटेरों की एक बहुत बड़ी गैंग थी दोस्तों। आपको ये बता देता हूं कि ये लुटेरे तो नाम के लुटेरे थे दोस्तों, बाकी बड़े डिसिप्लिन मतलब जो है ये रॉबर थे दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है अनुशासित डकैत थे। डाकू तो थे लेकिन बड़े अनुशासित थे। ये महिलाओं को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे, बूढ़े बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, यहाँ तक कि किसी का मर्डर कुछ नहीं करते थे। बस ये केवल है ना लूटपाट करते थे, और जो भी धन दौलत बटोरते गरीबों के अंदर बांटते थे, जिनको सारे की जरूरत है उनको ये बांट देते थे। तो बड़े डिसिप्लिन रॉबर थे दोस्तों। डुंगजी जवाहर जी का नाम बड़े इतिहास के अंदर बड़े गर्व से लिया जाता दोस्तों। क्यों, क्योंकि इनका कार्य कुछ ऐसा ही था। अब होता क्या है कि जब अंग्रेजी पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है डुंगजी को, और आगरा की जेल में कैद कर देती है,
अब आगरा की जेल में कैद करने के बाद में इनके जो सहयोगी वो अपने गांव में मस्त रहते हैं। तो एक बार ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब होली का त्योहार होता है और ये इनके सब सहयोगी बैठ करके पार्टी शार्टी करते हैं, तो अब ढूंढ जी की जो वाइफ है उनको देखती है और कमेंट करती है। वो कहती है कि मेरा पति जो तुम्हारे गैंग का मुख्य सरदार था वो तो आज आगरा की जेल में बंद है और तुम लोग यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो, मतलब त्योहार को बड़े अच्छे से पार्टी शार्टी कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? है आप लोग उनको छुड़ाने के बजाय आप यहाँ पर जश्न मना रहे हो। तब ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि लोहट जी जाट को ये बात बड़ी लग जाती है, उनको बड़ा ये कांटे जैसी चुभती है। तो वो निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपने सभी सहयोगी व्यक्तियों के साथ कि अपन को डूंग जी को छुड़ाना है। वो क्या कहते हैं, अपन को डूंग जी को छुड़ाना है। तो उन्होंने उनकी वाइफ को कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, हम छुड़ा के लाएंगे। तब वो क्या करते हैं कि लोहट जी जाट का कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो लगने में ऐसे संत की तरह लगते थे, बड़े लंबे चौड़े कद काटे के थे। तो वो ऐसा मान्यता इतिहासकार बताते हैं कि वो संत बन जाते हैं और अपने 4-5 लोगों की मंडली तैयार करते हैं। वो एक प्लानिंग करते हैं कि हमें एक सत्संग का एक रूप धारण करना है और वो अंग्रेजी जो जेल थी, आगरा की जो जेल थी, वहां उस जेल के सामने अपना डेरा जमा लेते हैं। अब वहां पर अंग्रेजी जो सूबेदार होते हैं वो आते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप यहाँ जेल के सामने कुछ बैठ करके ये क्या कर रहे हो, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील क्षेत्र है, आपको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो संत ठहरे, हम तो जोगी हैं। देखो उनकी झूठी प्लानिंग चल रही है, ये वास्तव में डकैत होते हैं। तो ये कहते हैं हम तो संत लोग हैं और 10-12 दिन यहाँ पर सत्संग करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में हम चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें आपकी जेल से कोई मतलब लेना देना नहीं। तो वहां पे कुछ भारतीय जेल मतलब जेलर भी थे, सैनिक भी थे, तो अंग्रेजी सेना में। तो उन्होंने कहा कि चलो रहने दो, क्योंकि वो अपने कल्चर को जानते थे। तो उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि कुछ नहीं है, ये तो जोगी लोग हैं जो 10-12 दिन रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तो ऐसे में रोज वहां पर झूठी सत्संग करते थे, प्रवचन देते थे। ऐसा मान्यता है कि लॉर्ड जी जाट जो है कुछ सत्संग प्रवचन देना जानते थे, तो वो प्रवचन देते थे, है ना, भगवान की कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें बताते थे। तो ऐसा मान्यता है कि वहां पर कुछ भारतीय जो सैनिक थे जो अंग्रेजी रेजिडेंसी में शामिल थे, वो भी वहां आकर के सत्संग सुना करते थे। तो लास्ट में जब जाने का मौका आता है, जाने का जब दिन आता है इनका, तो कुछ भारत के जो कुछ अपने यहाँ के जो सैनिक थे वो इनके चेले बन जाते हैं लॉर्ड जी जाट के, और कहते हैं कि हम आपके मतलब जो है आप ये जगह छोड़ के मत जाइए, आप यहीं रहिए और मेरे घर चलिएगा, आपके पावन चरण हमारे घर में पड़ने चाहिए। ऐसे मान के चलो लॉर्ड जी जाट उनको कहते हैं कि हम किसी के घर नहीं जाते, हम तो जोगी लोग हैं, हम तो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन लॉर्ड जी जाट के जो चेले बन जाते हैं कुछ लोग, और उनके कहने पर लॉर्ड जी जाट कहते हैं कि यार जब तुम इतना ही कर रहे हो तो हमारा एक काम कर दो। तो वो पुलिस वाले लोग कहते हैं कि क्या बोलो, आपका क्या काम कर दे, आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक चेला जो है आपकी जेल में कैद है काफी टाइम से, तो हमें वो काफी मतलब जो है ऐसे व्याकुल हो रहा है, तो हमें उनको दर्शन देने हैं। तो ये मान जाते हैं कि सर चलो चलो हम आपको दर्शन कराते हैं, आपके चेले से मिलवाते हैं, आपके दर्शन उनको करवाते हैं। तो ऐसा कहकर, क्योंकि एक प्लानिंग थी, तो जैसे जेल में जाने के बाद डूंग जी के सामने जाने के बाद लॉर्ड जी जाट उनके सिर पे हाथ घुमाते हैं और कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम आ चुके हैं। तो डूंग जी को शक तो होता है कि यार ये क्या गेटअप कर लिया इन्होंने, लेकिन लॉर्ड जी जाट कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर वत्स, चिंता मत कर, आज की रात तुम्हें बहुत बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। ऐसा कहते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि उसी दिन ये प्लानिंग करते हैं और रात के समय उस जेल पर ये अटैक करते हैं। और ऐसा ही नहीं, ये डूंग जी को ही नहीं छुड़ाते हैं, डूंग जी के साथ में कई सैनिक होते हैं, कई कैदी होते हैं, उनको भी ये छुड़ा लाते हैं, क्योंकि ये बड़े डिसिप्लिन डकैत हैं। ये जो लोग वहां कैद होते हैं उन सबको छुड़ा लाते हैं। और ऐसे ही मान्यता है कि जब वो कैदी छोड़ते हैं तो वो भी इनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी भयंकर गैंग बन जाती है। और जैसे ही लॉर्ड जी डूंग जी को बाहर लेके आते हैं, तो डूंग जी कहते हैं कि यार मेरे सीने के अंदर 2 लोग बड़े ऐसे कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तो लॉर्ड जी कहते हैं कि कौन? तो कहते हैं कि पहले तो ये अंग्रेजी सेना सालों ने बड़ा अत्याचार किया मेरे ऊपर, और दूसरा है वो रामगढ़ का सेठ, उसने पुलिस को बुलाया था, तो इनको सबक सिखाना है।
तो लॉर्ड जी कहते हैं चिंता मत करो, अब इनको सल्टाने का प्लान करते हैं। तो होता ऐसा है कि सबसे पहले उस सेठ के घर जाते हैं, उस सेठ के घर जाकर के माल लूटते हैं और काफी धन बटोरते हैं। और वहां देखते हैं कि सेठ बड़ा होशियार निकलता है कि काफी जेवरात जो है अपने घर की महिलाओं को, अपनी बहू बेटियों को पहनाकर एक कमरे में बंद कर देता है। तो जब ये सभी जाते हैं तो वहां पर पैसा धन कम मिलता है। तो कहते हैं कि सेठ सही बता, तूने कहाँ छिपाया है? ईंट से ईंट बजा देते हैं, वहां का घर खंगोल देते हैं, लेकिन वहां पर खजाना नहीं मिलता। तब देखा जाता है कि एक कमरे के अंदर महिलाओं को कैद करके रखा है। ये लोहट जी कहते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार इस घर के अंदर तो महिलाएं एक भी नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, महिलाएं कहाँ गई? तो इन्होंने कहा कि महिलाएं कहाँ हैं? तो सेठ ने एक कमरे के अंदर इशारा करता है कि वो महिलाएं उधर है। तो जब महिलाओं को बुलाया जाता है तो सारा जेवरात जो है, सोने चांदी के आभूषण जो है महिलाएं पहने हुए होती है। अब उनमें कुछ महिलाएं घूंघट निकाले होती है और कुछ महिलाएं घूंघट नहीं निकाले होती है, ठीक है ना। तब वो कहते हैं कि तुमने घूंघट नहीं निकाला है, मतलब क्या है कि हम तो यहाँ की बेटियां हैं, ये तो हमारा पियर है। तो फिर देखो कितने डिसिप्लिन डकैत हैं, ये कितने अनुशासित डकैत हैं। वो कहते हैं कि आप लोग जो है हमारी बहू बेटियां हो, आप बहन बेटियां हो, तो आप अपना गहना वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर कहता है कि बहन बेटियों का गहना हमें नहीं लूटना है। तो ऐसी मान्यता है कि डूंगजी जवाहर जी आधा सोना वापस लौटा देते हैं, ठीक है ना। और वहां से निकलने के बाद एक तो जेल पड़ती है, सेवर जेल, दोस्तों याद रखना, सेवर जेल ये पड़ती है सिक्कर में। कहां पड़ती है? सिक्कर में। तो सेवर जेल को लूटते हैं ये डोंगजी और जवान, सेवर जेल को लूटते हैं। यहां से छूटने के बाद सीधा मतलब जो है रामगढ़ के उस सेठ को लूटते हैं, उसके बाद में सेवर जेल को लूट लेते हैं। सेवर जेल को लूटने के बाद में ऐसी मान्यता है कि नसीराबाद छावनी को लूटते हैं, और नसीराबाद छावनी को लूटने के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी जो थी उसका जो एक कैप्टन था जिसका नाम था एडवर्ड, उसके विरोध करने पर उसकी गर्दन काट देते हैं और उसकी गर्दन काट करके वहीं वहां रेजिडेंसी के दरवाजे पर लटका देते हैं। और अंग्रेजी सेना का जो झंडा था उसको तोड़ करके अपने ऊंट की पूंछ पे लगा दिया इन्होंने, वो अपने ऊंट की पूंछ पे लगा कर घूमे हैं दोस्तों। और ऐसी मान्यता है कि एक मंदिर पड़ता है धनोप माता का मंदिर, दोस्तों धनोप माता का मंदिर पड़ता है, और ये पड़ता है भिलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भिलवाड़ा में दोस्तों। तो भिलवाड़ा में धनोप माता के मंदिर का ये इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों। मतलब ये लुटेरे तो थे, लेकिन मतलब गरीबों के अन्नदाता थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों को किसी भी प्रकार से ये नुकसान नहीं पहुंचाते थे दोस्तों। और बहु बेटियां यानी महिलाओं पे इनका अत्याचार बिल्कुल भी नहीं था। अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, और ये बात ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये अपने 1857 की क्रांति से जस्ट पहले की बात है। अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा इन्होंने। जब नसीराबाद छावनी को लूटा इन्होंने तो वहां की रेजिडेंसी को भगा भगा के मारा है दोस्तों अंग्रेजों को। और जो कैप्टन था जिसका नाम था एडवर्ड, उसकी गर्दन काट करके वहां दरवाजे पे लटका दी। धनोप माता के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। और ऐसी मान्यता है कि इन्होंने पुष्कर मंदिर की, पुष्कर का जो मंदिर है वर्मा जी का, ठीक है ना, उनकी पेड़ियों का निर्माण करवाया, उनकी पेड़ियों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। और डाकू बन जाते हैं। फिर बाद में देखिए क्या होता है कि एक डकैती के दौरान अंग्रेजी पुलिस इनको वापस पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद कहती है कि अब इनको छोड़ना नहीं है, अब ना तो इनको काल कोठरी में रखना है, ना इनको काले पानी की सजा देनी है, इनको सीधा फांसी देनी है। क्योंकि अंग्रेजों को पता है अगर अब छूट गए तो हमें और ये मतलब जो है परेशान करेंगे, तो फांसी देनी है इनको, ये अंग्रेजों का फैसला होता है। लेकिन फिर वहां जो जनता होती है वो कहती है कि क्योंकि ये उन जनता के बड़े मसीहा बन जाते हैं, तो जनता कहती है, वहां के जो प्रशासनिक राजा होते थे उस समय, ठीक है ना, क्योंकि उस समय जो जोधपुर और बीकानेर यानी कि जूनागढ़ किला और मेहरानगढ़ किला, यहाँ के जो जोधपुर के शासक थे उस समय तख्त सिंह, और बीकानेर के शासक थे मतलब जो है रतन सिंह। तो वहां पर प्रजा जो है अपना विरोध झाड़ती है। वो ये कहती है अगर डूंगजी जमार जी को अगर फांसी हो गई तो हम आपके विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। तो इसलिए ये दोनों ही राजा अंग्रेजों को समझाते हैं कि आप इनको फांसी नहीं दे सकते, आप कहो तो हम इन्हें मतलब जो है कैद कर लेंगे, हमें सौंप दो आप इनको,
हम आपको ये मतलब जो है आपके साथ ये डील करते हैं कि ये कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसा मान्यता है कि अंग्रेज इनको सौंप देते हैं। और डूंगजी जवाहर जी का जो अंतिम समय है वो मेहरानगढ़ किले के अंदर और जूनागढ़ किले के अंदर बीता दोस्तों। और यहाँ तक कि ये भी खबर आती है, इतिहासकार बताते हैं कि तख्त सिंह जो थे वो जोधपुर किले के उस समय राजा थे। तो तख्त सिंह डूंगजी को कैद कर लेते हैं और अपने किले के अंदर उनको कैद कर लिया जाता है, उनको रखा जाता है। और रतन सिंह जो कि बीकानेर किले जूनागढ़ किले के महाराजा होते हैं, राजा होते हैं, तो वो उनको जवाहर जी को जूनागढ़ किले के अंदर कैद कर लेते हैं। और इसी दौरान उनकी वहीं पर मौत होती दोस्तों। और लोग बाग जो है डूंगजी जवाहर जी के गीत गाते हैं, इनको धोखना शुरू कर देते हैं। इसलिए डूंगजी और जवाहर जी को लोक देवता की कैटेगरी मिल जाती है दोस्तों। किन की कैटेगरी मिल जाती है? लोक देवता की कैटेगरी मिल जाती है और फिर इनको पूजा जाता है दोस्तों। तो अंतिम समय जो डूंगजी जवाहर जी का है वो कहाँ बीता है दोस्तों? मेहरानगढ़ जोधपुर डूंगजी को तख्त सिंह कैद कर लेते हैं, वहां इनका अंतिम समय बीता है। और जूनागढ़ किले के अंदर जो कि बीकानेर में पड़ता है, रतन सिंह वहां के शासक होते हैं और अंतिम समय के अंदर जवाहर जी को वहां कैद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर दो ऐसे पुरुषों के महापुरुषों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है जिन्होंने अपने राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के पहले तेल का मचाया और अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है दोस्तों। ठीक है ना? और अमीरों को लूटा है और गरीबों में उसी लूट के खजाने को बांटा है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये एक तरीके से हम इनको डकैत जरूर कह रहे हैं, डाकू जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये डाकू की कैटेगरी में नहीं आते हैं दोस्तों। तो इसलिए लोगों के मसीहा बन गए, लोगों के अन्नदाता बन गए और बाद में इनको लोक देवता का पुरस्कार मतलब लोक देवता का इनको एक उपाधि मिल गई दोस्तों। इनको पूजा जाने लगा है दोस्तों। ठीक है ना? धनोर माता मंदिर का ये निर्माण करवाते हैं, पुष्कर की सीढ़ियों का निर्माण करते हैं और पहले बताकर लूटते थे राजा सेठों को। मेहरानगढ़ के सेठ को लूटा था, ठीक है ना? लेकिन महिलाओं को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई इन्होंने। और काका भतीजा थे दोस्तों। बाटोड़ पटौदा के ये स्टार्टिंग में सामंत हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में डाकू बन गए। नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा, छूटने आगरा की जेल से छूटने के बाद, और सेवर जेल को भी इन्होंने लूटा था दोस्तों। और जिस जिस जेल से छूटे थे ना, उन जेल के सारे कैदियों को इन्होंने मतलब जो है बरी करवा दिया दोस्तों। तो ये लोगों के बहुत बड़े सहयोगी बन गए दोस्तों। तो आज भी हम बड़े गर्व से डूंगजी जवाहर जी का नाम लेते हैं दोस्तों। जब भी हम अपना कल्चर पढ़ते हैं या हम अपने कल्चर को याद करते हैं तो डूंगजी और जवाहर जी का बलिदान हमें जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स और टेक केयर।